के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, आपके छोटी छोटी टर्म्स हैं वैसे ही डिस्कस हो चुकी हैं, लेकिन बुक के अंदर जो है वो अलग से टॉपिक बना के दिया है, दैट्स वाई हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आपका टॉपिक है माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट। ऑलरेडी हम जानते हैं लेकिन एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। और डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अगर आपसे सबसे पहले हम मैक्रोस्टेट को समझते हैं, उसके बाद हम माइक्रो में आएंगे। जब भी मैक्रोस्टेट की डेफिनेशन लिखते हो तो क्या लिखते हो, अरेंजमेंट लिखते हैं। लिखेंगे डेफिनेशन, अरेंजमेंट ऑफ ए पार्टिकल of a system without distinguish then from one another। इसके बाद जब भी हम माइक्रोस्टेट की डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। माइक्रोस्टेट की डेफिनेशन में लिखा जाता है distinct arrangement of a particle in a system। ओके, अब इतनी ही डेफिनेशन सफिशिएंट है हमारी ऑफ ए सिस्टम, वो हमें लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पर हमें वो क्या बोलना चाहता है कि मान लो आपको 3 पार्टिकल दिए गए हैं और 2 बॉक्स में उनको अरेंज करना है, तो अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी क्या है कि आप तीनों को एक ही बॉक्स में डाल दो, दूसरे को खाली छोड़ दो। दूसरी पॉसिबिलिटी, सॉरी ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप 0 और 3 इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, या फिर आप 2 एक में डाल दो और 1 और 2 इस तरीके से डाल दो। ये जो अरेंजमेंट है आपकी सिर्फ यही पॉसिबल है। अब ये जो है ना, ये जो अभी आपने बनाई है कि 3 एक में डाल दिए, कब कौन से 3 कौन से में डालने हैं उसने, ये हमें यहाँ पर नहीं पता। मतलब अरेंजमेंट तो है पार्टिकल की कि 3 हमने फर्स्ट में डाले हैं, सेकंड को खाली छोड़ दिया, अब दूसरे को खाली, फर्स्ट को खाली छोड़ दिया, तीसरे में तीनों पार्टिकल डाल दिए, या फिर 2 पार्टिकल हमने फर्स्ट में डाल दिए, एक को हमने खाली छोड़ दिया। अरेंजमेंट तो है ये, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं पता कि ए, बी और सी में से, यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमें यहाँ पर ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ए और बी को फर्स्ट में और सी को सेकंड में डाला गया है। ये हम बॉक्स की बात कर रहे हैं। या फिर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर भी ये स्पेसिफाई नहीं है। होने को ये भी हो सकता है कि ए बी को हम फर्स्ट में डाल दें, दूसरे बॉक्स में सी को डाल दें, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि ए सी को फर्स्ट में डाल दें, बी को सेकंड में डाल दें, या फिर ए सी को डाल दिया, बी को बाद में डाल दें, दूसरे बॉक्स में डाल दें। तो ये जो है ना, ये डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट है। अलग अलग से अरेंज करना ए बी सी, बी सी ए, वो अरेंजमेंट आपकी क्या होती है, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट, उसको बोला जाता है माइक्रोस्टेट। लेकिन ये जो अरेंजमेंट आपने की है इसको आप क्या बोलते हो, मैक्रोस्टेट बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको 100 बच्चों को 2 रूम्स के अंदर अरेंज करना है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 50-50 की, लेकिन हम 52 एक में और 48 दूसरे में इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। लेकिन उस 50-50 में भी हमने रूम के अंदर आने के बाद कौन से बेंच पे कौन सा बच्चा बैठेगा, ये जो अरेंजमेंट है, जो भी 50-50 की अरेंजमेंट की वो मैक्रोस्टेट है। लेकिन 50 में से भी कौन से बेंच पे कौन सा बच्चा बैठेगा वो आपकी माइक्रोस्टेट है। तो ये था आपका मैक्रो और मैक्रोस्टेट, सॉरी माइक्रो और मैक्रो। इसके बाद बात करते हैं थर्मोडायनेमिक की प्रोबेबिलिटी की। टॉपिक अलग है लेकिन बिल्कुल सेम ही है इसी के अंदर। अब ये बोल रहा है कि माइक्रोस्टेट किसकी है, मैक्रोस्टेट क्यों ही अरेंज कर रहे हो, मतलब 2-1 क्या है मैक्रोस्टेट, लेकिन इसी के अंदर तो अरेंज किया है तीनों को एक ही के अंदर अरेंज करने का मतलब क्या है, अभी जैसे मैंने लिख दिया। अभी यहाँ पर क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ए बी को फर्स्ट में डाल दूं, सी को सेकंड में, या फिर ए सी को इस तरीके से डाल दिया मैंने, या फिर ए बी सी हो गया, बी को अलग अलग रख दिया, ए को अलग रख दो और बी सी। अब यहाँ पर ये जो स्टेट बनी है, मतलब माइक्रोस्टेट कितनी बन रही है, मैक्रोस्टेट में वो आपकी क्या होती है, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। या फिर लिखने के लिए आप कैसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ ए माइक्रोस्टेट, कितने नंबर हैं कि कितनी अरेंजमेंट
रिक्वायरमेंट है आपकी माइक्रो स्टेट की विद इन ए मैक्रो स्टेट, वो आपको क्या देता है, आपकी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। आप डिनोट कैसे करते हैं इसको, W से डिनोट कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, इस टर्म को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी, कि ये अरेंजमेंट कितनी पॉसिबल है इस तरीके की, 3 पॉसिबल है, तो 3 पॉसिबल हैं तो 3 इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है। ओके, ये हमारी सेकंड डेफिनेशन थी, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर है, सेकंड टॉपिक कवर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारी एक टर्म रहती है जिसको हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं। कंस्ट्रेंट क्या है, अगर आपको बोल दिया जाए कंस्ट्रेंट या फिर असेसिबल स्टेट बोलते हैं, सिर्फ डेफिनेशन सफिशिएंट है। कंस्ट्रेंट का मतलब है कि जब भी मान लो आपको 3 पार्टिकल दिए हैं, 2 बॉक्स के अंदर अरेंज करने हैं, लेकिन उसके साथ ही आपको एक कंडीशन दी है। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, एक रिस्ट्रिक्शन डाल दी आपके ऊपर कि अरेंजमेंट आप चाहे किसी भी तरीके से करो, लेकिन कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पर कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, ये आपका क्या है, ये आपका कंस्ट्रेंट दिया है उसने। अब कंस्ट्रेंट दे दिया कि कोई भी नो वन बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, ये आपकी कंस्ट्रेंट है। लेकिन इसके बाद भी सपोज आपने यही अरेंजमेंट की है, एक ही में समझते हैं सारे एग्जाम्पल को। अब यहां पर भी कंस्ट्रेंट डालने के बाद भी आपकी 2 टर्म बनेंगी। 2 टर्म कैसे, फर्स्ट को आप बोलते हो असेसिबल और सेकंड को बोलते हो इनअसेसिबल। अब इसका मतलब क्या है, असेसिबल का मतलब तो ये है कि कंस्ट्रेंट लगाने के बाद, कंस्ट्रेंट को आपने फॉलो किया है, उसके बाद जो अरेंजमेंट की है वो आपकी असेसिबल है। अब यहाँ पर कितनी असेसिबल स्टेट्स हैं, सिर्फ 2 ही असेसिबल स्टेट हैं, बिकॉज मैंने कंडीशन दी है कि कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पर 4 अरेंजमेंट में से सिर्फ 2 ही ऐसी अरेंजमेंट है जो एक भी खाली नहीं है। एक में 2 पार्टिकल है, एक में 1 पार्टिकल है, एक में 2 है, एक में नीचे वाले में भी इसी तरीके से है, तो ये आपकी असेसिबल स्टेट्स हैं। लेकिन यहाँ पर इनअसेसिबल स्टेट्स भी हैं, वो कौन से स्टेट्स हैं, अब यहाँ पर 0 3, अब फर्स्ट बॉक्स में तो उसने तीनों पार्टिकल डाल दिए, सेकंड में उसने एक भी पार्टिकल नहीं डाला, लेकिन कंडीशन थी कि कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, तो ये जो स्टेट है वो आपकी किसके अंदर आएगी, इनअसेसिबल स्टेट के अंदर आएगी। तो ठीक है, ये तो आपका डेफिनेशन होगी। इसके बाद हम बात करते हैं, एक रिलेशन होता है किसके बीच में, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट में और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी में। वो रिलेशन देख लेते हैं एक बार, छोटा सा रिलेशन है, डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही डेरिवेशन आपका सिलेबस में है, सिंपल बता रखा है कि ये रिलेशन होता है। सपोज कि P है ना, P आपकी प्रोबेबिलिटी है मैक्रोस्टेट की। अब रिलेशन ध्यान से समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट इज इक्वल्स टू, ये क्या है आपकी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, अंडरस्टूड है, W लिखा हुआ है। इसके बाद P, अब ये P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट था आपका, ये रिलेशन है आपका तीनों के बीच में। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनवर्स प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। इनवर्स प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि आपको 2 बैग हैं दिए गए हैं सपोज, और दोनों में व्हाइट और ब्लैक कलर की बॉल्स डाली गई हैं, 2 बैग A1 और A2। ये आपका एक बैग 1 है, ये बैग 2 है, इसके अंदर व्हाइट और ब्लैक बॉल डाल रखी हैं दोनों में ही। अब मैंने ये बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड आउट द व्हाइट बॉल। अब मैंने सिंपल यही बोला है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो व्हाइट बॉल को निकालने की या ब्लैक बॉल निकालने की। अब मैंने वहां पर कोई स्पेसिफाई नहीं किया है, ध्यान से वर्ड को सुनिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द व्हाइट बॉल, सिर्फ इतना ही बोला है मैंने। इसके बाद ना मैंने A1 बैग से बोला है, ना मैंने A2 बैग से बोला है, तो वो है ना, वो सिंपल आपका इवेंट होता है जो भी मैंने बोला है। लेकिन इसके बाद स्टेटमेंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग A1, दोनों बैग में से आपको मैंने स्पेसिफाई कर दिया
कि प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ A1 में से ही फाइंड आउट करनी है, तो उसको हम बोलते हैं इनवर्स प्रोबेबिलिटी। तो सिर्फ डेफिनेशन थी इनवर्स प्रोबेबिलिटी की, जो कि आपको आई थिंक क्लियर है। इसके बाद जब हम बात करते हैं स्टैटिक और डायनेमिकल प्रोबेबिलिटी की, तो स्टैटिक का मतलब ये है कि मान लो एक बार आपने कॉइन को उछाल के छोड़ दिया, वो जो कॉइन है वो ऐसे ही रहेगा अपनी जगह पे, जब तक हम एक्सटर्नल एजेंसी से, यानी कि जब तक हम नहीं उठाएंगे उसको, वो ऐसे ही रहेगा। तो वो आपकी किसके अंदर आती है? स्टैटिक प्रोबेबिलिटी में। या फिर अगर किसी डाई को उछालते हो, डाई को उछालने के बाद वो ऐसे ही रहे बिल्कुल, जब तक मतलब वो ऐसे ही रहेगी जब तक हम उसको नहीं उठाएंगे, तो वो क्या है? आपकी स्टैटिक प्रोबेबिलिटीज है। अब मान लो कॉइन को उछाल के छोड़ दिया, वहां पर आपका हेड आया हुआ है, तो वो ऐसे ही रहेगा जब तक हम उसको नहीं बदलेंगे या फिर दोबारा नहीं टॉस करेंगे। तो ये आपका स्टैटिक में था। उसके बाद हम बात करते हैं डायनामिक प्रोबेबिलिटी की। डायनामिक प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? अगर आप गैसियस सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कॉइन का या डाई का, यहाँ पर ये केस नहीं बन सकता डायनेमिक वाला। डायनेमिक सिर्फ किस में पॉसिबल है? हम प्रोबेबिलिटीज की बात गैसियस सिस्टम में भी करते हैं, लेकिन गैसियस सिस्टम में तो क्या है? रैंडम मोशन होता है पार्टिकल्स का, तो वो वहां पर प्रोबेबिलिटी, हम वो जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसको डायनेमिक बोलते हैं, बिकॉज वो हमारे हाथ में नहीं है कि विद इन ए गैस कितनी स्टेट्स पॉसिबल हैं, कितनी अरेंजमेंट बन सकती हैं। वो हम वहां पर जब पॉसिबिलिटी की बात करते हैं या प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो वहां पर बात करते हैं डायनेमिक की। ओके, बिकॉज वो पार्टिकल रैंडम मोशन के अंदर होते हैं। अब हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज स्ट्रेलिंग फॉर्मूला। स्ट्रेलिंग फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। अब ये फॉर्मूला आपका क्या होता है? आपका फॉर्मूला है वैसे ln फैक्टोरियल। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं मैं, अभी हम इसको प्रूफ करेंगे। ये फॉर्मूला अगर आपको कहीं पे भी दे रखा है, नॉर्मली सॉल्व करने के लिए ये जो टर्म है सॉल्व करना इजी नहीं है, ठीक है? या फिर स्ट्रेलिंग अप्रोक्सीमेशन, मैं सिर्फ अभी फॉर्मूला लिख रही हूँ, इसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे। ln x अगर आपको बोल रखा है, तो वो फॉर्मूला हम लिखते हैं ln n माइनस n, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसको ड्राइव कैसे करेंगे, और ये इसकी रिक्वायरमेंट ही क्यों है? स्ट्रेलिंग फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट इसीलिए है कि कई बार n की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, तो बहुत ज़्यादा लार्ज है तो वहाँ पर मतलब एक तरीके से टीडियस टास्क है, तो वो सॉल्व करना मुश्किल है। दैट्स वाई हम इस फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं। फॉर्मूला आपका होता है ln, ये lnable, यहाँ पर लॉगरिथम में और नेचुरल लॉगरिथम में हमारा फर्क होता है, तो यहाँ पर मैंने ln लिया है, ln n माइनस n, ये आपका स्ट्रेलिंग फॉर्मूला है। डेरिवेशन कैसे होगा? सपोज कर लिया हमने कि n जो है वो बहुत लार्ज है। जब हमारा ln बहुत लार्ज होता है तो हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। अब सबसे पहले ln n फैक्टोरियल, ये हमें डिराइव करना है, लेकिन जब भी हम बात करते हैं सिंपल n फैक्टोरियल की, तो ये हम कैसे खोलते हैं? 1 मल्टीप्लीकेशन 2 3, 1 से मैंने इसे स्टार्ट किया है क्योंकि इसी तरीके से लिखते हैं, जैसे 4 फैक्टोरियल को खोलना है तो 4 क्रॉस 3 क्रॉस दिस। अब n के लिए आपकी कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, तो 1 क्रॉस 2, यहाँ पर n माइनस 1 और यहाँ पर होता है आपका n फैक्टोरियल, इसी तरीके से खोला जाता है। अब दोनों तरफ हमें क्या ले लें? ln ले लो, दोनों तरफ ln लेने का मतलब है ये जो ln है वो सबके साथ आएगा। इन शॉर्ट आप इसको कैसे लिख सकते हो कि ln n फैक्टोरियल गिव्स यू समीशन ओवर, अब ये जो वैल्यू है ना, मैंने इनको x बोला है, और x की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? 1 से स्टार्ट करके n तक जाएगी, बिकॉज n इज वेरी लार्ज। यहाँ पर कंडीशन है आपकी कि n आपका बहुत लार्ज है। जब भी हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, अब एक बार के लिए अगर आप डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं मान लो मैंने x लिया है और यहाँ पर मैं वैल्यू डिराइव करना चाहती हूँ या ग्राफ बनाना चाह रही हूँ ln x का, यहाँ पर से स्टार्ट कीजिए। वैसे 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन ln 0 आपका वैलिड नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं देता है, तो हम यहाँ पर 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। आप कैलकुलेटर लीजिए, कैलकुलेटर में ln 1 जब डालोगे तो वो आपको 0 वैल्यू देता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है। अब y एक्सिस पे x एक्सिस पे 0, मतलब जब भी हम x की वैल्यू 1 दे रहा है आपको, तो
y एक्सिस पे 0 यहाँ पे लाई करेगा। इसके बाद 2 डालेंगे, थोड़ा और ज़्यादा वैल्यू देगा 0.4 समथिंग। ln3 डालोगे तो 1.7 समथिंग देगा या फिर 1.38 देगा। 4 डालोगे तो वो थोड़ी और ज़्यादा वैल्यू देगा। तो टोटल मिलाकर जो ये ग्राफ है आपका कुछ इस तरीके से बनता है। अब इस तरीके से जो ग्राफ बनता है, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ln n फैक्टोरियल को जब भी हमारे पास ऐसी वैल्यू होती है तो हम यहाँ पर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक या फिर 1 से लेकर n तक हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन के अंदर जब भी हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 1 वैल्यू सपोज कर लेते हैं और इंटीग्रेशन आपका 1 से n होगा, बिकॉज ln 0 वैल्यू आपकी डिफाइंड नहीं होती है। कैलकुलेटर में भी अगर डाल के देखोगे तो ln वैल्यू जो है वो आपकी ln 0 वैल्यू जो है वो इनवैलिड है। अब जब भी ln फैक्टोरियल को जब खोलते हैं, फर्स्ट फंक्शन आप ln x को लीजिए, ln x आपका फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन का कैसे होता है, इसको मैंने फर्स्ट माना है, इसको सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन x की वैल्यू तक है तो ये dx के अलॉन्ग होगा। अब ln x है, यहाँ पर x आएगा। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, 1 से n तक है। इसके बाद माइनस, अब ये हमने फर्स्ट माना था तो फर्स्ट का क्या होता है, डिफरेंशिएशन। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x और x का डिफरेंशिएशन 1। सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या देगा आपको, x। इसके बाद सेकेंड का इंटीग्रेशन 1, वैल्यू क्या है आपकी 1 से n तक। अब जब यहाँ पर वैल्यू को पुट करो, n की वैल्यू को पुट करेंगे n की जगह पे, ln n 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 और यहाँ पर भी 1। अब लेकिन ln 1 आपका क्या होता है 0, लेकिन इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ से ये वैल्यू क्या हो रही है आपकी, कैंसिल, मतलब सिंपल क्या बचेगा 1 और उसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे जब हमारा आएगा n। तो इसके बाद आपका ln 1 क्या होता है 0, यहाँ पर एक बार और इंटीग्रेशन होता है 1, ये कट भी जाएगा तो यहाँ पर dx एक बार और बचा हुआ है। यहाँ पर x से x अगर कैंसिल होगा तो dx एक बार और बचा हुआ है और एक बार और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपको x देगा, dx, और dx का इंटीग्रेशन आपका x होगा, मतलब 1 बचेगा ना वहाँ पर, तो x आएगा यहाँ पे और 1 n। इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे अब x की जगह पे n और x की जगह पे 1, तो यहाँ पर ln 0 क्या है आपका, x की जगह पे वैल्यू पुट की हमने 1, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी वैल्यू आपको 1 देगा। तो इसके बाद क्या है कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी हमारा एक माइनस ही आता है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बिकॉज यहाँ पर n आपका लार्ज है, हमने पहले ही बोला है बिकॉज n लार्ज है, तो n+1 को हम यहाँ पर n लेके चलेंगे, ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो n ln x नहीं है, ये n है, माइनस n। तो ये आपका स्ट्रीलिंग फॉर्मूला है जो कि आपका न्यूमेरिकल्स में या फिर जो भी इस टाइप के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो ज़रूरत पड़ेगी, या फिर जब भी हम इसे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें इसकी रिक्वायरमेंट है। तो आप इस फॉर्मूले को देख लीजिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके।